चलिए, सो गाइस नाउ वी आर ऑन लेक्चर 6। आइए बच्चे, अब इसमें सेक्शन 4 और सेक्शन 5 को मैंने थोड़ा सा रिपीट किया बेटा कि ये क्या बोल रहे थे आपके। सेक्शन 4 बता रही थी कि बेटा टाइम क्या है ऑफर और एक्सेप्टेंस को कंप्लीट करने, है ना। और सर सेक्शन 5 बता रही थी कब तक, है ना, कब तक ऑफर और एक्सेप्टेंस को हम रिवोक कर सकते हैं। सर ध्यान से सुनिएगा। सर सेक्शन 4 बता रही थी कि ऑफर और एक्सेप्टेंस के कंप्लीट होने का टाइम क्या है सर। और फिफ्थ बता रही है कि कब तक। तो सर मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है टाइम ऑफ कंप्लीटिंग ऑफर एक्सेप्टेंस, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है टाइम लाइन, कब तक। ठीक है, कब तक आप ऑफर एक्सेप्टेंस को क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। एम आई क्लियर? समझ आ गया कि नहीं आया? ठीक है, आइए। तो बच्चे अब यहीं से सेक्शन 6 का जन्म होता है। और सेक्शन 6 आपको बताता है कि भाई क्या क्या तरीके हैं आपके पास कि आप ऑफर को क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो सर। पहले ऑफर का पढ़ेंगे और फिर किसका पढ़ेंगे बेटा, एक्सेप्टेंस। एम आई क्लियर? स्मृति बच्चे कैमरा ऑन करिए जल्दी। तो बेटा यहाँ पर आ गया आपको मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ठीक है सर, कैसे आप रिवोक कर सकते हो? बाय नोटिस देके, बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय ऑफर टू ऑफर। एम आई क्लियर? दूसरा है बाय लैप्स ऑफ टाइम। सर ये लैप्स ऑफ टाइम, पहला तो समझ आ गया सबको, सबको उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लैप्स ऑफ टाइम क्या है बेटा? सर अश्विन सर के पास ना सिम है, एक वोडाफोन का, एक एयरटेल का और एक जियो का। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। सर एक ऑफर निकाला, जियो ने एक ऑफर निकाला, रिचार्ज ₹149 फॉर अनलिमिटेड डेटा एंड कॉलिंग, ऑफर वैलिड फॉर 7 days, ऑफर वैलिड वैलिड फॉर 7 days ओनली। सर क्या अब समझ आता है लैप्स ऑफ टाइम? सर 7 दिन के बाद अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो ऑफर क्या हो जाएगा सर, लैप्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है तनिष, स्क्रीन पे बेटा, स्क्रीन पे, नीचे कुछ नहीं है बच्चे, स्क्रीन पे देखेंगे बेटा। नेक्स्ट देखें बच्चे इसके बाद। सर इट इज अ स्टैंडिंग ऑफर विच इज एम्प्लाइड टू बी रिवोक्ड आफ्टर ए सीरीज ऑफ टाइम। याद है स्टैंडिंग ऑफर पढ़ाया था? स्टैंडिंग ऑफर वैलिड होता है कुछ समय के लिए। एम आई क्लियर और नॉट? Suppose telecom company is giving offer by writing offer. अच्छा, telecom company is giving offer by writing offer valid for limited period। ठीक है, उन्होंने क्या लिख दिया? अब उन्होंने क्या लिखा, पहले उन्होंने क्या लिखा था, ऑफर वैलिड फॉर 7 days। अब वो क्या लिख रहे हैं कि ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड पीरियड। अब सर यहाँ तो पीरियड ही नहीं दिया हुआ। सर एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ बताओ तो सही। व्हाट डू वी मीन बाय लिमिटेड पीरियड? लिमिटेड पीरियड में कितना होगा बेटा? Suppose Ashwin sir is applying after 20 days. The question is, does this offer still standing? सर पिछली बारी क्या था, 7 दिन थे। अब की बारी अश्विन सर 20 दिन के बाद अप्लाई कर। इट शुड बी नोटेड दैट when time is not prescribed, then concept of reasonable time is considered. Here that reasonable time will be 1 month. Am I clear? ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना पीरियड हो जाएगा, 1 month का हो जाएगा। Here that reasonable time will be 1 month. Am I clear? समझ आया कि नहीं आया समझ? तो सर अश्विन सर कितनी देर में अप्लाई कर रहे हैं, 20 दिनों में। तो ऑफर क्या है सर, वैलिड। ऑफर वैलिड है और एक्सेप्टेंस भी वैलिड। एम आई क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं, आगे देखो सर। सर अश्विन सर ने ना ऑफर दिया यहाँ पे स्मृति को। क्या ऑफर दिया कि 1 करोड़ का अमाउंट है प्रॉपर्टी का, 1 करोड़। ठीक है, और एरिया कितना है, 1 एकड़। 1 एकड़ एरिया है, नो टाइम इज प्रिस्क्राइब, नो टाइम इज प्रिस्क्राइब। एम आई क्लियर? अश्विन सर की एक प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ जो है वो ऑफर किया है। कितना एरिया सर, 1 एकड़ का एरिया, और टाइम जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं। हेयर ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड विद इन रीजनेबल टाइम। हाँ जी भाई, अब सर प्रॉपर्टी का केस है, 1 करोड़ रुपए का अमाउंट है, तो सर ऑटोमेटिकली आपका सर रीजनेबल टाइम यहाँ पे कितना माना जाएगा, 3 से 6 महीने, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट मैटर। वहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या था भाई, रिचार्ज की बातें थी। सर यहाँ पे हम रिचार्ज की बातें थोड़ा कर रहे हैं, यहाँ पे तो 1 करोड़ की बातें कर रहे हैं सर। डेफिनेटली सर आपके पास जो है सर ज्यादा अच्छा रीजनेबल टाइम जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। एम आई क्लियर? दस ऑफर विल रिवोक बाय लैप्स ऑफ टाइम where time is prescribed. However, where time is not prescribed, then offer will revoke by lapse of reasonable। समझ गए? Am I clear? सर तीसरा क्या है,
बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशंस प्रीसीडेड। अब देखो ये आराम से होगा हमारा ये लेक्चर, इसमें टाइम नहीं लगेगा। बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशंस प्रीसीडेड, जरा देखना सर, कुछ कंडीशन लगाई गई अश्विन सर द्वारा और सर स्मृति को वो कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं। एम आई क्लियर? ध्यान से देखना सर क्या होता है यहाँ पे। अश्विन सर ने ऑफर दिया स्मृति को, सर उनके पास ना प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, 1 एकड़। ऑफरिंग दिस प्रॉपर्टी टू समृद्धि ऑन अ कंडीशन दैट समृद्धि विल सेल हर एग्रीकल्चरल। समृद्धि के पास एक एग्रीकल्चरल लैंड था, मैंने समृद्धि को बोला बच्चे मुझे वो, मैं तेरे को ये अपनी प्रॉपर्टी 1 करोड़ में दे दूंगा, जिसका मार्केट रेट 2 करोड़ रुपए, बट मैं तेरे को 1 करोड़ में दे दूंगा, क्या तू मेरे को अपना एग्रीकल्चर लैंड भी बेचेगी साथ में? बट समृद्धि डिडंट फुलफिल द कंडीशन एंड ऑफर गॉट। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया समझ? सर पॉइंट लैंग्वेज, लैंग्वेज के नीचे पूरा पूरा एग्जांपल लिख के दे दिया आप बच्चों, और क्या चाहिए बताओ? एम आई क्लियर? समझ आई बच्चे? अब मैं ये बात क्लियर बोलता हूँ बेटा, मैं अगर इतनी मेहनत करूंगा, मैं 20,000 से कम में लॉ नहीं पढ़ाऊँ, मैं नहीं पढ़ा सकता भाई। अगर 18,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे बेटा, ठीक है, तो वो मात्र कितने, 4,500 रुपए, 4,500 रुपए में CS और PhD करने के बाद मैं अपनी औकात इतनी नहीं नीचे गिराऊंगा कि मैं 4,500 रुपए में पढ़ाऊंगा बच्चों, कभी नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बीकॉम में इसलिए नहीं उतरा क्योंकि बीकॉम में इतना क्लटर्ड मार्केट है दैट दे आर चार्जिंग 3 से 4 हजार। मैं पढ़ाना ही नहीं, मैंने इस गंद में नहीं उतर। अगर हमारे पास कोई बीकॉम का बच्चा आता है ना, हम उसको 10,000 व्यू था, हाँ उसकी सांसें ही रुक जाती है। 10,000? यार 10,000 में तुम ये सोचो, तुमको कुछ सिखा देंगे, बना देंगे, कल को CA के दफ्तर में जाओगे, कुछ इंटरव्यू होगा, तो CS साहब को ये समझ आएगा कि हाँ कुछ पढ़कर आए हैं ये बच्चे। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं आई वॉज वॉकिंग इन दिस एरिया। अब पीछे यहाँ पे कोचिंग सेंटर है, बहुत महान कोचिंग सेंटर है। अब यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं सर, आप उनका माइंडसेट देखिएगा। मुझे अपने बच्चों की भी पर्सनल लाइफ का नहीं पता, क्या पता कभी मेरे ही बच्चे ऐसे कभी दिख जाए। तो एक कपल आ रहा था, हाथों में हाथ डाले, ठीक है, दैट वाज अ स्कूल गर्ल। वो लड़का भी कोई बड़ा नहीं, ठीक है। शी वॉज होल्डिंग हिज आर्म वेरी टाइटली। मैं कहा लकी गाय, ठीक है। और रोड पे मतलब, तो मतलब मैं अपनी वाइफ का रोड पे अगर कभी हाथ भी होल्ड करता हूँ तो मेरी वाइफ जो है हाथ पीछे कर लेती है। वही मैं, मुझे अपना आ गया, मैं सच में जेलस फील कर रहा था मैं, यार लकी गाय। तो वो आते 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 फिर अदर्स जी के कोचिंग सेंटर में चले गए। तो मैं फिर यही सोच रहा था, मैंने कहा 11th 12th और बीकॉम की आप सोच रखोगे बच्चे को, तो फिर बच्चों ने, बच्चों को क्या पढ़ी है यार, जिसने 11th 12th बीकॉम पढ़ना है, जिसने ना CUET सोच के टॉप कॉलेजेस में जाना है, ना ही सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स के बारे में सोचना है, उसमें फिर इंजॉय करना है कॉमर्स में। और फिर नॉन मेडिकल के आगे कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स तो बकवास है यार, ज्यादा से ज्यादा ले दे के कॉमर्स वालों के पास दो ऑप्शन सर, या तो बैंक की नौकरी में लगना है या तो CA करना है। आइए चलिए गाइस, देखिए जरा यहाँ पे। अब सर मैंने ना फोर्थ पॉइंट, अब थर्ड पॉइंट हो गया हमारा खत्म, बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ कंडीशन। फोर्थ पॉइंट की ना लैंग्वेज मैं बाद में लिखवाऊंगा। इसमें मैंने 4 सिचुएशंस बनाई हुई है बच्चे आप लोग, सर वो 4 सिचुएशंस देखना क्या क्या। सर मिस्टर ए ने ना वांट्स टू परचेज प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर बी फॉर रुपीज 1 करोड़। दिख रहा है ना, थोड़ा लाइट है इसको, मैं वो जब टाइप होगा तब तो अच्छा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ए डाइड ऑन 7th। एम आई क्लियर? मिस्टर ए ने ऑफर दिया 1 अप्रैल को प्रॉपर्टी के लिए मिस्टर बी को। एम आई क्लियर? वॉन्ट्स टू परचेज प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर बी फॉर 3 करोड़। अभी आप यहां तक पढ़ो, अब आ जाओ यहाँ। ऑन 7th अप्रैल मिस्टर बी गेव हिज रिटन एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट मिस्टर ए हैज डाइड। अनफॉर्चुनेटली मिस्टर ए की क्या हो गई बेटा, डेथ हो गई 7th अप्रैल, ठीक है। और 7th अप्रैल को ही मिस्टर बी ने क्या दे दी, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस दे दी, पोस्ट कर दी सर, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दी। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए सर, इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? आंसर इज यस, बिकॉज मिस्टर बी वॉज नॉट अवेयर अबाउट द डेथ ऑफ मिस्टर ए। पहली बात तो क्या वो उसकी डेथ के बारे में अवेयर था? सुनो मेरी बात सर। दूसरी सिचुएशन अभी आने ही वाली, मैं पहले ही बता दूं सर। 7th अप्रैल को डेथ हो गई, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट करी सर कब, 8th अप्रैल को। knowing the fact that Mr. A has died, knowing the fact that Mr. A has died, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? सर नहीं होगा।
इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बेटा। तो यहाँ पे देखिए जरा क्या कहानी। Is this a valid contract? Answer is yes, because Mr. B was not aware about the death of Mr. A. Now legal hires of Mr. A will perform on behalf of Mr. A. Am I clear? कहानी समझ आती है कि नहीं आती समझ? Next, so situation two. Suppose in previous example, Mr. B was aware about Mr. A's death. आ गया, but still he sends letter of acceptance. Here contract is not valid because here offer has been revoked due to the death of Mr. A, and Mr. B was aware about this. Am I clear? समझ आता है कि नहीं आता है बेटा? ठीक है, सिचुएशन टू बी बच्चे। अब बी में ना, एग्जाम्पल बी में मैंने दो सिचुएशंस डाली, सिचुएशन टू ए और सिचुएशन टू बी। ठीक है, सपोज इन प्रीवियस एग्जाम्पल मिस्टर बी डाइड। हाँ जी भाई, अब किसकी डेथ हो गई सर? मिस्टर ए। इन दिस केस ऑल्सो ऑफर विल रिवोक। तो यार जिसको, ये तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है सर, जिसको ऑफर दिया था उसी की डेथ हो गई सर, तो ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। In this case also offer will revoke because the person to whom offer is made has been died. आगे बढ़ो, आसान है ना, छठे पेज पे पहुंच भी गए। जब कहीं पर थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट होगा, जो प्रॉब्लम हो रही है सिविया, आईज पे स्ट्रेस पड़ रहा है, तो पीछे बैठ जा थोड़ा, फिर या लाइट कर दे, और कर दे लाइट ऑन, कर दे, शाबाश। ठीक है, सबको विजिबल है आई होप, अभी भी ठीक ही है? अब ठीक है तेरे को? चलो आ जाओ बच्चे। मैं तो बोला भी था एक को ले लेना, ग्लासेस ले ले विदाउट नंबर। आइए बच्चे। और प्लीज अब क्योंकि क्लासेस है प्री रिकॉर्डेड, आप सीएमए वालों का तो सारा ही, एक एक सब्जेक्ट प्री रिकॉर्डेड है, बाकी सारा लाइव है आपका। तो जो प्री रिकॉर्डेड है बच्चे, प्लीज उसमें स्क्रीन के आगे बैठना है, शेड्स पहन के बैठे। ठीक है, शेड्स मतलब काले वाले शेड्स नहीं, पहन के बैठ जाए। ठीक है। चलिए आइए बेटा, देखिए जरा नेक्स्ट यहाँ पे। अब जो हम चश्माधारी हैं, हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, हमने चश्मा पहन नहीं पहनना। जो अभी है बचे हुए हैं वो अपना ध्यान रखें। आइए बेटा, बाकी वैसे प्रोफेशनल्स को तो चश्मा लग ही जाता है सूनर और लेटर। आपके फादर को लगा हुआ है? लगा हुआ। आइए नेक्स्ट देखिए बेटा। अब सर यहाँ पर क्या है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है सर। मिस्टर ए एक पेंटर है, मिस्टर ए एक पेंटर है। सर मिस्टर ए ने ऑफर दिया मिस्टर बी को कि भाई मैंने तेरे को पोर्ट्रेट बना के दूंगा, बड़ा सुंदर सा, 20 सिटिंग्स लगेंगी, कॉस्ट रुपीज 1 लाख। हो गए भाई, बढ़िया पेंटर होंगे, नाम होगा, गुडविल होगी। मिस्टर बी ने एक्सेप्ट कर लिया सर ऑफर। ऑफर कब दिया गया? 1 अप्रैल। मिस्टर बी ने ना ऑफर एक्सेप्ट कर लिया 8 अप्रैल को, विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट मिस्टर ए डाइड ऑन 7। सर क्या होगा मुझे बताओ, बताओ जी मुझे। रिवोक हो जाएगा ऑफर, क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। पढ़ा हुआ है पुराना वाला। पर्सनल स्किल। हाँ जी भाई। सर अब मिस्टर ए जो पेंटर है, उनके बाप दादा, उनके भैया दीदी या उनकी वाइफ, वो तो ये चीज परफॉर्म नहीं कर सकते। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आया कि नहीं आया बच्चे? क्लियर है? ठीक है। तो सर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिवोक हो जाएगा। इट शुड बी नोटेड दैट विद द डेथ ऑफ मिस्टर ए, ऑफर हैज इमीडिएटली रिवोक्ड बिकॉज हेयर कंसिडरेशन, मेरी राइटिंग को थोड़ा सा स्पेयर करिएगा, बिकॉज हेयर कंसिडरेशन ऑफर्ड बाय मिस्टर ए requires his personal skills which cannot be performed by any legal representative of Mr. A। अंग्रेजी समझ आती है? बहुत बहुत सिंपल अंग्रेजी। Where an offer is based on personal skills or offerer, an offerer died after giving the offer, then offer will revoke immediately, irrespective of fact whether acceptor is aware about officer's demise or am I clear? चौथा पॉइंट समझ आया? लैंग्वेज मिल गई सारी इसमें? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए। तो ये था आपका फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या था? लैंग्वेज ढूंढ लेते हैं हम। Where any offer is based on personal skills or offerer, an offerer died after giving the offer, then offer will revoke immediately, irrespective of fact whether receptor is aware about offerer's demise or not. Simple है language. Next, by death or insanity. By death और, सर या तो आप पागल हो गए, ल्यूनेटिक हो गए, या तो सर आप मेंटली जो है यू आर नॉट कैपेबल इनफ। ठीक है बच्चे, इज दैट क्लियर? चलिए एक सेकंड गाइस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी क्लास में। हाँ जी, हाँ जी, क्लास में करता हूँ बाद में। आइए गाइस नेक्स्ट देखिए। बाय डेथ और इंसेनिटी। सर अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ऑफ ऑफरर या फिर ऑफ। एम आई क्लियर? सर अगर मेरी बात सुनो ना, अगर डेथ हो जाती है, इंसेनिटी हो जाती है ऑफरी की, तो ऑफर इमिडिएटली क्या हो गया सर? रिवोक। क्योंकि सर जिसको ऑफर किया है आपने वही नहीं रहा सर।
या वो सर मेंटली स्टेबल नहीं रहा। नेक्स्ट देखिए सर, बाय डेथ और इंसेनिटी ऑफ ऑफरर, ठीक है, अगर तो ऑफरी अवेयर है देन ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा, बताया, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऑफरी अनअवेयर है, if offer accept the offer then it's a valid contract, however if offer is based on personal skills then offer will immediately revoke with the death of offerer irrespective of the fact whether offeree is aware about it or। समझ आया कि नहीं आया? तो सर ये मैंने क्या करा, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट को मैंने क्लब कर दिया, यानी कि आपका चौथा पॉइंट क्या बना है, बाय डेथ और इंसेंट। एम आई क्लियर? बाय डेथ और इंसेनिटी को जो है आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करके आना है पेपर में। सब कुछ बना दिया मैंने यहाँ पे, बस आपने अंग्रेजी लिख के आनी है, ये आप डंडे वंडे मत बना के आइएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कितने आराम से हम 8वें पेज पे पहुंच भी गए हैं। इन टोटल आई थिंक 12 पेजेस हैं इसके, 13, 14 और फिर लास्ट में एक केस स्टडी बता, ठीक है। आइए सर, 8th पेज पे आएंगे हम अभी, ठीक है। कह रहा अदर सिचुएशंस ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर नॉट कवर्ड इन सेक्शन 6। इसके अलावा भी सर आपका ऑफर रिवोक हो सकता है। सर पढ़ा दिया क्या पहला वाला, काउंटर ऑफर की वजह से ओरिजिनल ऑफर क्या हो जाता है, रिवोक हो जाता है, पता है। सर सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी, क्या ये मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया सर, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सर वो गुजरात वाला पढ़ाया था मैंने, कि सर लिकर जो है ऑफर हो गया हमारे बीच में, सप्लाई उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, वो सप्लाई करेगा, लेकिन सप्लाई करने से पहले फिर क्या हो गया सर, बैन हो गई, तो ये सब्सिक्वेंट इलीगल। क्या ये पढ़ा दिया ऑलरेडी? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, आइए सर, थर्ड देखिए, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से भी आपका ऑफर रिवोक हो जाएगा, देखना सर कैसे। मिस्टर ए के पास ना एमजी हेक्टर, उन्होंने ऑफर किया मिस्टर बी को, कितने में ऑफर किया, 5 लाख रुपए, ठीक है। ये I-20 वाला वो एग्जांपल नहीं है, एस्टर वाला, ये हेक्टर है इधर भाई। तो ऑफर किया 5 लाख का, 1 अप्रैल को ऑफर किया, 3 अप्रैल को ना गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्या सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए? क्या ऑफर दोगे सर, टूटी फूटी गाड़ी का ऑफर दोगे? मिस्टर बी रिक्वायर्स टाइम ऑफ 4 to 5 days फॉर गिविंग एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब 1 अप्रैल को आपने ऑफर दिया, मिस्टर बी ने क्या बोला, भाई मेरे को 4-5 दिन दे दो। लेकिन 3 अप्रैल को ही गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ऑटोमेटिकली ऑफर क्या हो जाएगा, रिवोक हो। आप ऐसे लिख सकते हैं, चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मिल गई लैंग्वेज? इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। अब बच्चे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने ना आपके 3 पार्ट्स बनाए हैं इस चैप्टर, हाईली इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं एबीसी एनालिसिस, कि सर कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें वन ऑफ द टॉपिक ये है कि जिसके ऊपर ये लोग केस स्टडी वाले क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होंगे। जो इंपॉर्टेंट है आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते सर, उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है। और तीसरे वाले में सर पढ़ के चले जाना, वो चाहे लैंग्वेज नोट से पढ़ना ही नहीं, मेरे ही नोट्स में से एक बार ही देख लेना बस, कि आपको पता। और केस जो भी मैंने एग्जांपल्स वगैरह पढ़ाए हैं बस वो दिमाग में रख लेना, कि अगर आए तो अंग्रेजी बना दो वहां। एम आई क्लियर? चांसेस बड़े कम है, उसको मैंने बोला मिसलीनियस टॉपिक्स। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चे, आइए सर, अब यहाँ पे देखेंगे मैं क्या करूंगा। कल सारे बच्चों की ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मुझे लगता है एक आधा लेक्चर हम नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। सो टुमारो आई विल नॉट बी टेकिंग द अकाउंट्स क्लास, रादर आई विल बी टेकिंग योर लॉ की क्लास। एम आई क्लियर? बात समझ गए? लॉ की क्लास जो हम लेकर आपको खत्म करेंगे, ठीक है। आइए, 3:30 तक का टाइम है, देख लेते हैं हम जितना 3:30 तक एट ए स्ट्रेच चलाएंगे, जितना 3:30 तक हो पाएगा वो हम करते रहेंगे। एम आई क्लियर? ठीक है, आइए। मुझे उम्मीद है ये वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा और अगला लेक्चर भी हमारा थोड़ा सा शुरू हो जाएगा। जो आपका 8th लेक्चर है ना, लास्ट लेक्चर, वो छोटा है, उसमें कुछ नहीं है, वो बहुत छोटा है। आइए देखिए जरा, स्मृति जी सिर नहीं पकड़ना बेटा, आ जाइए वापस प्लीज। चलिए, वॉइड एग्रीमेंट वर्सेस इलीगल एग्रीमेंट बेटा, ठीक है। देखिए बच्चे जरा, मैडी फोकस कर। बच्चे वॉइड का मतलब ऑलरेडी बता दिया है, जिसकी सर कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस लॉ की नजरों में नहीं होती। अब सर ये दो चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक वॉइड एग्रीमेंट और एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है, एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एम आई क्लियर? बताया हुआ है वॉइड एग्रीमेंट, पढ़ाया हुआ है मैंने कि नहीं पढ़ाया हुआ सर? जैसे वॉइड एग्रीमेंट बता दो मेरे को, वॉइड एग्रीमेंट का एग्जांपल दे दो। एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड एग्रीमेंट हो गया, जो कि लॉ की नजरों में इन्फोर्सेबल नहीं है। और जबकि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया सर, ऑफर भी था, एक्सेप्टेंस भी था,
ऑफर भी थी और एक्सेप्टेंस भी थी, सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस भी पूरी, प्लस लीगल इंटेंशन भी था, और अदर सेक्शन वाली बातें भी पूरी हो रही थी। क्या कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था? बराबर कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था। लेकिन बाद में जाके उसकी इन्फोर्सेबिलिटी पे सर क्वेश्चन मार्क आ गया। और वो इन्फोर्सेबिलिटी पे क्या क्वेश्चन मार्क आया बेटा? पहले पूरा इन्फोर्सेबल था, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू इन्फोर्सेबल बाय लॉ, 3.5 आ रहा हूं, ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ लेटर स्टेज पे, किस वजह से? ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। सर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या बताया था सर? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या बताया था? सर्कमस्टांसेस आउट ऑफ कंट्रोल, सर्कमस्टांसेस आउट ऑफ कंट्रोल, डेथ हो गई सर, डेथ होगी, दैट इज कॉल्ड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी में क्या बताया था सर? गुजरात वाला एग्जांपल, लिकर वाला एग्जांपल। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया सर? क्योंकि मेरी बात सुनो, मैंने बेसिकली थोड़ा रिवाइज करा दिया, वॉइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट का आपको डिफरेंस बताना है। तो जब वॉइड की बात चली तो वॉइड भी समझा दिया, और वॉइड एग्रीमेंट जब समझाया तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी साथ में बता दिया कि चलो ये भी बता देता हूं मैं आपको। एम आई क्लियर? रिवाइज हो जाए। अब बच्चे आइए जरा यहाँ पे, मिस्टर एक डॉन जी, डॉन जी सर, सर्विसेज बाय मिस्टर ए का एक बढ़िया सा जो है विजिटिंग कार्ड है, अगर वो आप लोगे उनसे, जब भी मिलोगे हाथ हाथ मिलाएंगे और अपना विजिटिंग कार्ड दे देंगे, सर सर्विसेज बाय मी, स्मगलिंग की सर्विसेज देता हूँ, मर्डर की भी सर्विसेज देता हूँ, और सर लैंड वेकेट करने की भी सर्विसेज देता हूँ। सर सर ये क्या हो गई? इलीगल सर्विसेज। ये क्यों है सर? इलीगल क्यों है? एज पर इंडियन पीनल कोड, आईपीसी की धारा, ये सब क्या है सर? इलीगल। एम आई क्लियर? आईपीसी में ये सब क्या है? पनिशेबल ऑफेंस है बेटा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं इनको इलीगल बोलता। कोई लीगल कौन बोल रहा है बच्चे आपका? आईपीसी। जरा बढ़ो आगे। अब सर मिस्टर हमारे बी का ना, सर के पास भी कोई करता है ये थर्ड वाला लैंड वेकेंट। क्या क्या क्या? लैंड वेकेंट वाला है आपके पास कोई? सर है जान पहचान का। जान पहचान के? ठीक है चलिए। आप बच्चों ने पता नहीं पिक्चर देखी होगी कि नहीं, खोसला का घोसला, खोसला का घोसला देखी हुई है? बहुत अच्छी पिक्चर है बेटा। उसमें आप अनुपम खेर और बोमन ईरानी की एक्टिंग देखना बच्चे, खासकर बोमन ईरानी की। मार्वलस मूवी, एक बार जरूर देखिएगा। अब जैसे मतलब अब हमारा टाइम बुढ़ापे की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं ना, हमें याद आता है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं यार तू कभी वो पिक्चर देखना, वो बड़ी अच्छी पिक्चर। अब हमें भी ऐसा लगा। आइए, बागबान, ठीक है चलिए। मेरे पापा जब भी वो दिख जाएगी मूवी वो देखेंगे, और फिर वो रोएंगे। मैंने कहा मुझे एक बात बताओ, आप क्यों रो रहे हो? मैं ऐसा थोड़ा आपके साथ कर रहा हूँ। हाँ वो यही करते थे। चलिए आइए बेटा, मिस्टर बी, एग्रीमेंट हो रहा है उनका मिस्टर ए के साथ फॉर द मर्डर ऑफ मिस्टर सी। एम आई क्लियर? Such an agreement is illegal agreement. This agreement is illegal because murder is a punishable. Am I clear? समझ आया? अब सुनना सर। अश्विन सर का ना एग्रीमेंट हुआ आराध्य जी के साथ। क्या एग्रीमेंट हुआ सर? आराध्य जी को ना रिक्वायर चाहिए यहाँ पे 10,000 रुपए। आराध्य जी को यहाँ पे चाहिए 10,000। एम आई क्लियर? अब आराध्य जी जो है वो माइनर है, 17 साल के। क्या ये इलीगल है? भाई मेरा जो एग्रीमेंट हुआ राधे के साथ, एक माइनर के साथ मेरा एग्रीमेंट हुआ कि भाई माइनर को जो है 10,000 रुपए चाहिए। सर मेरा जब ये एग्रीमेंट हो गया, क्या ये इलीगल एग्रीमेंट है? नहीं सर, इट इज नॉट एन इलीगल एग्रीमेंट, इट इज अ वॉइड एग्रीमेंट। क्योंकि सर अगर कल को आराध्य ने पैसा नहीं दिया अश्विन सर का, तो अश्विन सर फिर रोते रोते कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, बिकॉज इट्स ए वॉइड एग्रीमेंट। समझ आया कि नहीं आया? नाउ सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट विद अ माइनर इज नॉट एन इलीगल एग्रीमेंट। एम आई क्लियर और नॉट? भाई हमारा तो एग्रीमेंट होता ही माइनर्स के साथ। 11th के जो बच्चे आ रहे हैं वो छोटे बच्चे हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो। तो सर आ गया, अब यहाँ पे सारी कहानी एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब वॉइड एग्रीमेंट क्या है सर? पनिशेबल नहीं है, जबकि इलीगल एग्रीमेंट क्या है बेटा? पनिशेबल। वॉइड एग्रीमेंट को लॉ नहीं रोकता, नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। ठीक है भाई, भाई मेरी बात सुनो ना, मैं आराध्य के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूँ, पुलिस उठा के थोड़ा ले जाएगी भाई। एम आई क्लियर? हाँ, बाद में लॉ मेरी हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि मेरा क्या एग्रीमेंट हुआ सर? वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है सर, इट्स अ फॉरबिडन बाय लॉ। एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल, बट एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड। चौथे में मैं क्या बोल रहा हूँ? कोलेटरल ट्रांजेक्शन। सर अब ये क्या है? कोलेटरल ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट आर नॉट इफेक्टेड, जबकि वेयर एज कोलेटरल ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट आर ऑल्सो वॉइड।
तो सर इसके लिए मैंने यहाँ पे आपका पूरा ये टॉपिक बनाया हुआ है, किसका? कोलेटरल ट्रांजेक्शन। पढ़ी हुई है फाउंडेशन में कोलेटरल ट्रांजेक्शन? सीएमए वालों ने पढ़ी हुई है कोलेटरल ट्रांजेक्शन? नहीं पढ़ी हुई? कोलेटरल टर्म तो पढ़ी हुई है हमने, कोलेटरल सिक्योरिटी 12th क्लास में पढ़ी थी, डिवेंचर्स वाले चैप्टर में, इशू ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, नॉलेज का भंडार होता जा रहा हूं मैं, अकाउंट्स प्लस लॉ। चलिए, हाँ जी बच्चे, कोलेटरल ट्रांजेक्शन नहीं? चलिए, सीए वालों के सिलेबस में होगा, सीए फाउंडेशन में है। आइए बेटा, तो बच्चे कोलेटरल ट्रांजेक्शन यहाँ पे आ गया कनेक्टेड ट्रांजेक्शन। कोलेटरल ट्रांजेक्शन यहाँ पे क्या हो गया? कनेक्टेड ट्रांजेक्शन। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज अ वेरी बिग, हिज फादर इज अ वेरी बिग शॉट लॉयर ऑफ जम्मू। तो अब पॉलिटिकली भी बहुत एक्टिव हो गए हैं, तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। मेहता मेहता करके, हो सकता है आपके फादर जानते हो, जानते हैं आपके फादर? तो उनका बेटा है निगम मेहता, वो फ्रेंड है मेरा। तो वो मुझे मेरा ऐसे ही मजाक उड़ाया, कहता तो लॉ पढ़ाना शुरू हो गया। मैंने कहा यार मैं सीएस हूँ तो लॉ तो पढ़ाना बनता है। कहता तू तो अकाउंट्स पढ़ाता था। कहता चल ठहर, तेरे से मैं प्रोविजंस पूछता हूं। मैं चुप कर, अभी मेरे को प्रोविजंस याद नहीं हुए, बच्चों को एक दो बारी पढ़ाने दे, क्योंकि 2 सेशन पढ़ा लूंगा ना, तीसरे सेशन से सब कुछ याद हो जाएगा, मतलब सेक्शन नंबर वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे हियर, अपना मजाक उड़वा के मैं आपको क्या यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेक्शन एक बारी में याद नहीं होगा। क्या सर सेक्शन लिखनी पेपर में इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लिख के आनी सेक्शन आप। क्योंकि सर जिस बच्चे ने सेक्शन लिखी होगी ना बेटा, और आप नहीं लिखी होगी, वो बच्चा पास हो जाएगा, और बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रेशियो आप फेल हो जाओगे। सर उनको तो चाहिए आईसीएमआई को और आईसीआई को, तो फेल होने वाला बच्चा ज्यादा चाहिए रादर देन पास होने वाला बच्चा। तो आप कोई भी ऐसा मौका नहीं देंगे कि आप फेल होने वाले बच्चे की कैटेगरी में फॉल करें। एम आई क्लियर? सेक्शन लिख कर आएंगे, सेक्शन सही लिख कर आएंगे। फाउंडेशन वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं, फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन उनका पेपर क्या है? ऑब्जेक्टिव। अब मुझे एक बात बताएंगे, सीएमए इंटर वाले बच्चे जो क्वालिफाई करके आए हैं फाउंडेशन को, क्या सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था? एमसीक्यूज में सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था? नहीं पूछा गया था, तो सेक्शंस सर आप मत सिर्फ इंट्रोडक्शन का पूछा था सेक्शन बेस्ड। सेक्शन सेक्शन में से बेस्ड आए थे। आए थे। कितने क्वेश्चंस थे? सर फर्स्ट 5 थे इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। वो सारे सेक्शन से रिलेटेड थे बेटा, उसमें सेक्शन यस कौन सी सर। से? चलो ठीक है फिर। आइए, बट इंटर वाले और सीए फाउंडेशन वाले, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे नीड टू राइट द सेक्शन। आइए बेटा, तो सर कोलेटरल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है? कनेक्टेड ट्रांजेक्शन, जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, थकना नहीं है बच्चे। इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट, अब कोलेटरल ट्रांजेक्शन का इन दोनों एग्रीमेंट्स के साथ कैसे कनेक्शन बनता है वो हम दिखा। आइए बेटा, तो मीनिंग ऑफ कोलेटरल ट्रांजेक्शन हम समझ रहे हैं। मिस्टर ए ने ना मिस्टर बी को रिक्वेस्ट करी कि यार मुझे ना 50,000 रुपए दे दे। मुझे क्या दे दे? 50,000 दे दे, तनिष जी वापस आएंगे। पवन जी सिर दुख रहा है? आयोडेक्स रखो बेटा, साथ में बाम वगैरह रखो, जो मर्जी हो, पढ़ाई नहीं हमने छोड़नी, मेहनत करनी है हमने। ईशा जी आप बने हुए हैं मेरे साथ? यस सर। ठीक है, चलिए तनिष जी वापस आएंगे। मिस्टर बी सेज दैट he doesn't have rupees 50,000 but he'll arrange it. Am I clear? मिस्टर ए ने बोला, वो बेचारा निकुंज सोच रहा सर मुझे क्यों रगड़ा दे रहे हो इतना, मैंने क्या बिगाड़ दिया सर? फाउंडेशन में कम पढ़ाते हैं, मुझे क्यों इतना पढ़ा रहे हो? पढ़ बेटा, तू भी पढ़। आइए, तो मिस्टर ए ने रिक्वेस्ट करी मिस्टर बी के लिए, मिस्टर बी को मेरे को 50,000 रुपए दे। ठीक है, मिस्टर बी ने बोला भाई मेरे पास है नहीं, बट मैं अरेंज कर रहा हूँ। मिस्टर जी भागे मिस्टर मिस्टर सी के पास। मिस्टर बी ने रिक्वेस्ट करी 50,000। मिस्टर सी ने बोला हाँ भाई दे दूंगा, लेकिन 10% का इंटरेस्ट चार्ज, 10% का इंटरेस्ट चार्ज। सर मिस्टर बी ने ना आगे अब ये फंड्स किसको दिए? मिस्टर ए को 50,000 तो दे दिया, लेकिन कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है? यानी कि सर उसके मन में भी कमाने की इच्छा थी, इस वजह से वो मिस्टर सी के पास दौड़ा दौड़ा गया। समझ आई बात? नहीं आई? अब देखिए, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में क्या हुआ? मेन एग्रीमेंट। और मिस्टर बी और मिस्टर सी के बीच में क्या हुआ? कोलेटरल एग्रीमेंट। तो पढ़िए, एन एग्रीमेंट व्हिच इज मेड टू कंप्लीट द अदर एग्रीमेंट। हाँ जी भाई, क्या बी और सी के बीच में अगर एग्रीमेंट ना होता तो क्या ए और बी के बीच में एग्रीमेंट पूरा हो पाता? नहीं हो पाता सर, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं फुलफिल हो पाता। सब्जेक्ट मैटर क्या था? पैसा। एम आई क्लियर और नॉट? ठीक है, एन एग्रीमेंट व्हिच इज मेड टू कंप्लीट द अदर एग्रीमेंट इज कॉल्ड एज
कोलेट्रल। समझ आती है कहानी सारी कि नहीं समझ आती बेटा? एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल एग्रीमेंट इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट, यानी कि सर ये पिछला वाला एग्जाम्पल किसका था? एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल एग्रीमेंट या कोलेट्रल ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ वॉइड, इन केस ऑफ लीगल। क्या आपका लीगल एग्रीमेंट था? पहला वाला क्या था? लीगल एग्रीमेंट था। अब जरा दूसरा वाला देखिए, कोलेट्रल ट्रांजेक्शन। अच्छा, पिछला वाला एग्जाम्पल क्या वॉइड एग्रीमेंट था? was a void agreement? No sir, it was a valid agreement plus legal agreement. Am I clear or not? ठीक है, आइए जरा। अब मिस्टर ए ने सर एक इलीगल एग्रीमेंट किया बी के साथ। क्या सर? कि भाई तू ना मिस्टर सी को उड़ा दे। इलीगल एग्रीमेंट ही मतलब क्या हो गया? वॉइड, वॉइड इन नेचर। मिस्टर बी ने आस्क करा 1 करोड़। मिस्टर बी ने क्या बोला? 1 करोड़। मिस्टर ए गया डी के पास फंड्स अरेंज करने के लिए। कोलेट्रल एग्रीमेंट। इज दैट क्लियर और नॉट? इफ मिस्टर डी नोज द पर्पस, ध्यान से मेरी बात सुनना, मिस्टर ए और मिस्टर डी के बीच में अब जो एग्रीमेंट हो रहा है, अगर तो डी को पता होगा कि भाई ए जो मेरे से ये पैसा निकलवाने की कोशिश कर रहा है वो क्यों निकलवाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सी को रास्ते से हटाना। सी को रास्ते से क्या करना है? हटाना। तो इन दैट केस कोलेटरल एग्रीमेंट में क्या हो जाएगा बेटा? इलीगल एग्रीमेंट। इफ मिस्टर डी नोज द पर्पस देन कोलेटरल एग्रीमेंट आल्सो टर्न्स वॉइड। एम आई क्लियर? लेकिन अगर मिस्टर डी डजंट नो द पर्पस देन ये क्या हो गया बेटा? वैलिड हो गया। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आया कि नहीं? अब बच्चे फाइनली पहला एग्जांपल दिया था कोलेटरल एग्जांपल आपका, कोलेटरल एग्रीमेंट इन केस ऑफ वैलिड एग्रीमेंट। दूसरा दिया कोलेटरल एग्रीमेंट इन केस ऑफ इलीगल एग्रीमेंट। फिर तीसरा दे रहा हूं कोलेटरल एग्रीमेंट इन केस ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। एम आई क्लियर? सर मिस्टर ए ने फंड्स जो है वो दिए किसको? मिस्टर बी को। ठीक है, माइनर है सर। ठीक है, अब मिस्टर ए जो कि मेजर है उसने एग्रीमेंट किया किसके साथ? मिस्टर सी के साथ। मिस्टर ए के पास पैसा नहीं था, वो किसके पास भागा? मिस्टर सी। ये भी मेजर, ये भी मेजर। तो सर कोलेटरल एग्रीमेंट यहाँ पे क्या हो गया? वैलिड हो गया सर। अवेयर अबाउट द पर्पस फॉर विच मिस्टर ए इज अरेंजिंग फंड्स। मेरी बात सुनो ना, अब क्या बोल रहा है कि मिस्टर सी को पता लग गया कि मिस्टर ए किस पर्पस के लिए पैसा अरेंज कर रहा है? माइनर को पैसा देने। उससे क्या, उससे क्या मिस्टर ए और मिस्टर सी का जो एग्रीमेंट है क्या वो वॉइड होता है? नहीं सर, उससे क्या होता है? क्या मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में जो एग्रीमेंट है क्या वो बच्चे आपका इलीगल एग्रीमेंट है? नहीं सर, वो तो सिर्फ वॉइड एग्रीमेंट है। क्या बताया था? एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज नॉट इलीगल। क्योंकि सर मिस्टर ए और मिस्टर बी का एग्रीमेंट इलीगल नहीं है, इससे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा मिस्टर ए और मिस्टर सी के एग्रीमेंट। तो देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। अच्छा, नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। सो अवेयर अबाउट द पर्पस फॉर विच मिस्टर ए इज अरेंजिंग फंड्स, क्या इससे आपका एग्रीमेंट वॉइड होगा? सर नहीं होगा। एम आई क्लियर? बात समझ आती है कि नहीं समझ आती? ठीक है, ये यहाँ पे लिखा नहीं गया या क्या हुआ है? नहीं, मैंने ही नहीं लिखा। क्या ये आप बच्चे लिखोगे? क्या आप ये लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? आइए बच्चे, एक मैं आपको अब यहाँ पे लेके चलता हूँ एक केस स्टडी पे। देखिए जरा सर, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलीगल एंड वॉइड एग्रीमेंट। एक्स थ्रेटन्स टू किल वाई। एक्स ने थ्रेटन किया वाई को। क्या थ्रेटन किया? इफ ही डज नॉट सेल हिज हाउस टू एक्स फॉर रुपीज 1 लाख, वाई जो है उसने उसको डराया, डराया था। वाई बेचारा डर गया, वाई डर गया। यानी कि सर यहाँ पे एक्सेप्टेंस कैसे ली गई है? कोर्जन से। एम आई क्लियर? एक्स ने बोरो किया 1 लाख जेड से। क्या जी भाई? कोलेटरल एग्रीमेंट हो गया। who is also aware about the purpose of the who is also aware about the purpose of the who is also aware of the purpose of loan। सर पर्पस ऑफ लोन क्या था? बिना नीचे पड़े मुझे बताएंगे कि लोन का पर्पस क्या था? सर पर्पस था हाउस परचेज करना। क्या पर्पस इलीगल है? यहाँ पे क्या लिखा गया है? पर्पस। वो पर्पस के बारे में अवेयर था। पर्पस उसने क्या बोला? हाँ भाई मैंने घर खरीद, मैंने क्या करना है? घर खरीदना है। सर यहाँ पे देखो, व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड जेड? जरा पढ़िएगा बेटा। द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वाई। वाई के पार्ट पे ये वॉइडेबल है। क्यों? बिकॉज वाईज कंसेंट इज नॉट फ्री एज इट इज ऑब्टेन्ड बाय कोर्जन। The contract between X and Z is a valid contract because the object of contract is
लॉफुल, क्यों लॉफुल? बोरिंग फॉर द परचेज ऑफ ए, समझ आया कि नहीं आया? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? मेरे को आप इसकी जानकारी जानकारी दें। समझ आया कि नहीं आया? अब देखिए कितना सा अगर आप लिख कर आएंगे पेपर में, पूरे मार्क्स मिले, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं बेटा कि आप कोर्जन की यहाँ पे सेक्शन जो है वो लिख कर आ सकते। सर कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको जो है सिर्फ एक एक टर्म बताई है, अभी एक्सप्लेन नहीं करी है मैंने। एक्सप्लेन में आगे फर्दर चैप्टर्स में आपको करूँ। एम आई क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? खत्म हो गया हमारा ये लेक्चर। अब देखो कितनी देर लगी, 2:30 बजे शुरू किया था, 3:15 पे ये लेक्चर खत्म हो गया। एम आई क्लियर? पिछला लेक्चर लेंथी था, उसमें बड़ी सारी चीजें थी, इस वजह से मेरे को आप लोगों को जो है उसमें काफी चीजें बतानी पड़ी। सर अब बात करते हैं सर हम यहाँ पे लेक्चर 7 की। सर रिकॉर्डिंग तो हमारी लेक्चर 6 की ही चल रही है, ठीक है? रिकॉर्डिंग जो है लेक्चर 6 की ही चल रही है बेटा। मैं क्या करूंगा, जब मैं इसको अपलोड करवाऊंगा ना लेक्चर 6 को, मैं वहां लिखूंगा लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7। एम आई क्लियर? और जब हम कल भी क्लास लेंगे, अगर तो ये खत्म हो गया होगा तो लेक्चर 6 एंड लेक्चर 7 लिख दूंगा। नहीं खत्म हुआ होगा तो जब मैं कल इसका लेक्चर शुरू करूंगा आई विल मार्क इट एज लेक्चर 7 पॉइंट। समझे कहानी कि नहीं समझ के सारे? इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए बच्चे आइए जरा। सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द, ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स है बेटा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2H। A valid contract is an agreement enforceable by, तो सर void contract क्या होता है? 2J में a void contract is a contract which satisfy all the essentials of a valid contract at the time of making it, but subsequently due to any situation which is beyond the control of party ceases to be। आप इसमें ज्यादा भी अच्छा लिख सकते हैं सर, subsequent illegality का भी आप इसमें लिख पॉइंट डाल सकते हो, और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर डाल सकते हो। लेक्चर 6 में अभी मैंने पीछे void contract एक्सप्लेन किया। इज दैट क्लियर? समझ आया? मैंने यहाँ पर सिर्फ बट ड्यू टू एनी सिचुएशन विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पार्टी सीजेस टू इन्फोर्स, मैं इसमें सिर्फ सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी की बात कर रहा हूँ, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर आप लोग डाल सकते। नेक्स्ट आ गया सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आपका। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। सर उसके लिए मैंने एक एग्जांपल बनाया हुआ बेटा, एग्रीव्ड पार्टी एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। सर यानी कि एग्रीड पार्टी को राइट दिया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना भी सकता है और वॉइड नहीं भी बना सकता। अगर तो उन्होंने एक्शन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड बन जाएगा, नहीं लिया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। सर ये कहां दिया गया? एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी, सेक्शन 19। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहां दिया हुआ है? 2I में। और एग्रीड पार्टी का ऑप्शन, ठीक है, एट द ऑप्शन ऑफ अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, a contract become voidable at the option of agreed party, यानी कि राइट दिया हुआ है एग्रीड पार्टी। ये राइट कहां दिया हुआ है? सेक्शन 19। समझे मेरी बात? इससे रिलेटेड आप एक एग्जांपल भी पढ़ेंगे लेक्चर 2 पे, पेज नंबर 9। एम आई क्लियर? अब मैंने क्या किया है, ये जो पेज नंबर 9 डाल दिया ना बेटा, ये मैंने अपने रॉ नोट्स के हिसाब से डाल दिया। मैंने एक गलती करी। आप आपके पास चले गए एडिटेड नोट्स। जब मैं जिस वक्त मैं ये अपने नोट्स बना रहा था, तो मैंने गया पीछे मुड़ा लेक्चर 2 में और मैंने रॉ नोट्स का जो है वो पेज नंबर लिख दिया। मैं देखूंगा यहाँ पे कि आपके एडिटेड नोट्स में इसका क्या पेज नंबर है, मैं वहां पे ठीक करवा। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, आ जाइए। सर नेक्स्ट है आपका अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट। सर इसकी कोई सेक्शन? नो सेक्शन। अनएनफोर्सेबल एग्रीमेंट, ठीक है बेटा। ये भी कोई इतना लंबा चौड़ा हमारा जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, जरा देखिए। सर ये सारे आपके मिसलिनियस टॉपिक्स हैं, एक एक बारी पढ़ ले, ठीक है सिविया जी? आ जाओ। सर एक मिस्टर ए है, उसने मिस्टर बी को 50,000 रुपया दिया 10% इंटरेस्ट पे फर्स्ट स्टेप, ठीक है? सर इन्होंने बोला कि चलिए डॉक्यूमेंटेशन कर ले, तो मिस्टर ए ने क्या बना दिया? प्रॉमिसरी। क्या बना दिया? प्रॉमिसरी, ठीक है? मिस्टर ए मेकर है और मिस्टर बी क्या है? एक्सेप्टर। एम आई क्लियर? अब बच्चे देखना जरा, इस प्रॉमिसरी नोट की क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? सर इट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस
भाई मैं कोई कंडीशन नहीं डाल रहा, मैं अनकंडीशनल प्रॉमिस दे रहा हूं तुझे कि मैं रीपे करूंगा 50,000 रुपया एट द रेट 10% इंटरेस्ट ऑन 30th। एम आई क्लियर? बात समझ आई? ये अनकंडीशनल प्रॉमिस, ये सारी चीजें कहाँ पढ़ोगे आप लोग मेरे साथ? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में कहाँ पढ़ोगे? नेगोशिएबल आएगा वो चैप्टर, ठीक है। सर इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है प्रॉमिसरी नोट की? डेट ऑफ रीपेमेंट मेंशन होनी चाहिए, स्पेसिफिक अमाउंट कितना है वो मेंशन होना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ एक्सेप्टर होने चाहिए, रेवेन्यू स्टैम्प पे प्रॉमिसरी नोट बनना चाहिए। इफ एनी ऑफ द अबव रिक्वायरमेंट आर नॉट प्रेजेंट देन प्रॉमिसरी नोट विल बी वॉइड, मतलब नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। तो सर यहाँ पे देखिए, सपोज आपका जो ये प्रॉमिसरी नोट है ये लैक करता है रेवेन्यू स्टैम्प, इस पे रेवेन्यू स्टैम्प नहीं लगी हुई है, इन दैट केस प्रॉमिसरी नोट ऑलमोस्ट वैलिड है, सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, खाली एक रेवेन्यू स्टैम्प की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। सर ये डेफिशिएंसी को हम क्या बोलेंगे? टेक्निकल डिफेक्ट। क्या बोलेंगे हम इसको? टेक्निकल। अगर ये रिमूव कर दिया जाए तो सर ये क्या बन गया? इनफोर्सेबल। यहां तक चीजें समझ आई? तो सर अनइनफोर्सेबल एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज एन एग्रीमेंट व्हिच लैक्स सम ऑफ द legal requirement, that is technical defect. However, once that legal requirement is fulfilled, then such unenforceable agreement will become enforceable agreement, and an enforceable agreement is a valid. सर जब एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल हो गया क्या बन गया सर? कॉन्ट्रैक्ट। समझ आई बातें कि नहीं समझ आई बच्चों? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है, आइए जरा देखते हैं कितने पेज नंबर का है ये। 16 पेजेस। क्या इसमें 16 पेजेस है सच में? जी इसमें 16 पेजेस है बेटा। तो बस अभी 10 मिनट है, 10 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी आप। यार 12:45 पे शुरू हुई थी, 3:45 तक क्लास ले लेते। नहीं सर, सर थक गए हैं बहुत बस मैं ज्यादा। ये नहीं सुनना चाहता था। चलो आइए बेटा सर। सर इलीगल एग्रीमेंट क्या हुआ और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? इलीगल एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकॉज़ द पर्पस ऑफ सच एग्रीमेंट इज टू परफॉर्म एन इलीगल एक्ट। सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले कॉन्ट्रैक्ट बना था, which was good and valid at the time of making it, but due to subsequent illegality it becomes illegal. Am I clear? क्या सर isn't it acting like a void contract? void contract में भी तो subsequent illegality आती है कि नहीं आती? तो सर illegal का मतलब ही क्या है सर? void। तो हटा दो ना, तो void contract ही तो बन गया। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, आइए बेटा आगे चलते हैं। सर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। अब सर यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होंगे सर कॉन्ट्रैक्ट। एम आई क्लियर? सर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, बताना, एक्सप्रेस करना। तो एक्सप्रेस आप ओरल फॉर्म में भी कर सकते हो और रिटन फॉर्म में भी कर सकते हो। तो सर मिस्टर ए ने एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट किया ब्रोकर के साथ टू गेट द हाउस ऑन रेंट। An oral contract is a type of a business contract which is outlined. Outlined माने described. Which is described and agreed via spoken. This type of contract is legally binding but difficult to prove in the event of breach. मिल गई लैंग्वेज? मिल गई? ये सारी मैंने इधर गूगल में छान छान के इजी 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 निकाल निकाल के ले आपको जो है जो सबसे इजी मीनिंग था वो मैं आप लोग के सामने लाया हूँ। सर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट, अब बड़े ध्यान से देखिएगा राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। सर मिस्टर ए जो है इसके लिए मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया यहाँ पे, तो बढ़िया एग्जांपल। ऐसे तो सिंपल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर वो रिटन फॉर्म में तो सर वो राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट बन, लेकिन मैं कुछ अच्छा एग्जांपल कुछ और चीजें भी समझाना चाहता था। तो सर मिस्टर ए ने ना शिफ्ट होना है सर यूएस से। सिविया जी बोर हो गए? सीधे बैठो, सीधे बैठो पहले। अरे कमर सीधी कर लड़की अपनी, बस हो गई क्लास खत्म। चलिए, मिस्टर ए ने ना शिफ्ट होना है यूएस, ठीक है। वॉन्ट्स टू लेट आउट हिज हाउस इन जम्मू, ठीक है, वॉन्ट्स टू लेट आउट हिज हाउस इन जम्मू। अब बच्चे मिस्टर ए तो यूएस से चले गए, ठीक है। अब सर वो ध्यान से मेरे को एक बात बताओ, क्या पॉसिबल होगा कि सर वो जम्मू यात्रा वापस करेंगे और देखेंगे जी मैं अपना रेंट जो है रेंट एग्रीमेंट करना है, रेंट एग्रीमेंट करना है, राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना? सर उसके लिए क्या लगेंगे? आपके सिग्नेचर्स लगेंगे। भाई कैसे करेगा सिग्नेचर? भाई कैसे करेगा सिग्नेचर? तो सर यहाँ पर हमने एक पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई और
मिस्टर बी के साथ हमने एक पावर अटॉर्नी बनाई। क्या? अटॉर्नी का मतलब क्या होता है बेटा? पर्सन साइनिंग ऑन योर बिहाफ। अटॉर्नी का मतलब क्या होता है सर? कि इस इंसान को आपने ताकत दी है, अथॉरिटी दी है कि आपके बिहाफ पे क्या कर सकता है? साइन कर सकता है। लेकिन सर मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। सर यहाँ पे जो है, आपने जो उसको पावर दी है, पूरे मकान से रिलेटेड दे दी है या सिर्फ रेंटल से रिलेटेड आपने उसको पावर दी है? सिर्फ रेंट एग्रीमेंट से रिलेटेड पावर दी है कि भाई जब रेंट एग्रीमेंट की बात आएगी, अगर तो सर आपने पूरी पावर दे दी तो फिर कल को तो वो बेच बाच के मकान आपका चला जाएगा, क्योंकि सेल एग्रीमेंट में भी आपने पावर दे दी तो वो आपके बिहाफ पे क्या कर सकता है? साइन कर सकता है। बट हमने वो पावर नहीं दी है, हमने खाली रेंट एग्रीमेंट की पावर दी है। ऐसी पावर ऑफ अटर्नी को बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक पावर ऑफ अटर्नी। एम आई क्लियर? कुछ एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, समझ लो। Power of attorney is giving authority to Mr. B to enter into rent agreement on behalf of Mr. A. Since authority is given for a specific purpose only, it is called a specific power of attorney. So here this power of attorney is a written contract. ऐसे ही थोड़ा दे दोगे? क्या यहाँ पे ओरली पॉसिबल होगा? हाँ भाई मैं मिस्टर बी को क्या बनाता हूँ? मिस्टर बी को क्या बनाता? पावर अटर्नी। पावर अटर्नी इज ऑलवेज इन द written form. So writing contract is a printed agreement between two parties. Writing contracts are not only legally binding documents but are more enforceable than oral contracts. मिल गई लैंग्वेज? और इसी बहाने पावर ऑफ अटर्नी भी आपको समझ आ गई। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। Implied contract. An implied contract is created by the actions, behavior or circumstances of the people in. खुद ब खुद कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, खुद ब खुद इम्प्लाइड। ठीक है, जरा समझिएगा। मैंने तनिष्क जी को यहाँ पे मद्देनजर रखते हुए एग्जांपल बनाया। सर अश्विन सर ना ओवरबर्डन ड्यू टू क्लासेस। सम ऑफ द स्टूडेंट्स केम फॉर काउंसलिंग बट अश्विन सर कुड नॉट मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर देम। एम आई क्लियर? सर जो मेरे को 45 मिनट लगते हैं ना आपको लेक्चर देने में, उसके पीछे मेरी बहुत 4 घंटे 3-4 घंटे की मेहनत होती है। सर तनिष्क ने जो डेली बेसिस पे कमिंग टू पाठशाला, तनिष्क डेली बेसिस कमिंग टू पाठशाला। Seeing Ashwin sir busy, he started counseling to students voluntarily. खुद ही से वो क्या करना शुरू हो गया, नीचे ऑफिस में या ऊपर वाली क्लास में खुद से जो है वो यहाँ पर क्या देना शुरू हो गया? काउंसलिंग। अश्विन सर ऑल्सो डिडंट स्टॉप। मैंने भी उसको स्टॉप नहीं किया सर। तो सर जब तनिष्क ने वॉलेंटरली खुद से करना शुरू हो गया, तो तनिष्क ने मेरे को क्या दिया? इम्प्लाइड ऑफर। क्या दिया मेरे को तनिष्क ने? इम्प्लाइड ऑफर। और पता होने के बावजूद भी मैंने तनिष्क को रोका नहीं, तो सर मैंने क्या दी? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। So this is implied offer from Tanishq and implied acceptance by Ashwin sir. And implied. ठीक है, अब मैं भी जो है वो अच्छा फंबल कर रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर बेटा पहली लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय एक्शंस, बिहेवियर और सर्कमस्टांस। पहले सर्कमस्टांस पे बात करते हैं। सर क्या सर्कमस्टांस थे? कि सर मैं ओवरबर्डन था जिसकी वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सर तनिष्क के एक्शंस क्या थे सर? कि उसने इस चीज को कंसिडर किया और तनिष्क ने एक्ट करना शुरू किया। मेरा बिहेवियर यहाँ पे क्या था? कि हाँ यार मुझे पता ओवरबर्डन है, चल मेरे बिहाफ पे मेरा एक स्टूडेंट काम कर रहा है, मैं उसको करने देता हूँ। सर ये 3 वर्ड समझाने के लिए, एक्शन बिहेवियर सर्कमस्टांसेस के लिए, मैंने ये वाला एग्जांपल आप लोग के लिए फ्रेम। समझ आया कि नहीं? So implied contract has the same legal force as a written or oral contract. However, it is difficult to enforce implied contract due to lack of documentation. Am I clear? समझ आया कि नहीं? For example, the implied warranty is a type of implied contract. Sir, implied warranty मतलब ये तो होगा ही होगा, ये वारंटी में होगा ही होगा। मतलब कैसे? जब आप एक प्रोडक्ट परचेज करते हो तो it must be capable of fulfilling its functions. For example, a new refrigerator must keep food cool. सर अगर कूल नहीं करेगा, ये तो इम्प्लाइड ही होगा ना कि ये तो वारंटी में है भाई। रेफ्रिजरेटर क्यों ले रहे हो? गर्म करने के लिए थोड़ा, ठंडा करने के लिए ले। तो ये क्या हो गया? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सारी लैंग्वेज मिल गई आप बच्चों को? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? आइए बेटा, अभी भी 2-3 मिनट है। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जैसा। सर एक स्टूडेंट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, सुनिएगा। सर एक स्टूडेंट है, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? फीस पेमेंट करना। और एक स्टूडेंट है, उसका राइट क्या है? एजुकेशनल सर्विस। पाठशाला की ऑब्लिगेशन क्या है बेटा? एजुकेशनल सर्विसेज। और पाठशाला का राइट क्या है? फीस रिसीविंग। एग्री करते हैं? These obligations and rights are created by both the parties and it becomes contract. Parties ने बनाया बेटा, parties के actions ने क्या बनाए? ये obligation और ये right। लॉ ने थोड़ा बनाया।
ये लॉ ने नहीं बनाया, ये कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया? पार्टीज ने। लेकिन पॉसी कॉन्ट्रैक्ट देखिए सर, अश्विन सर का ना वॉलेट मिसप्लेस हो, ठीक है, फाउंड बाय स्टूडेंट, 11th क्लास ले लेते, ठीक है, कोई 11वीं कक्षा के स्टूडेंट ने ये ढूंढा, ठीक है। अब सर जैसे ही उसने ये वॉलेट ढूंढा, क्या ये स्टूडेंट की ऑब्लिगेशन थी मेरा वॉलेट ढूंढा? नहीं सर, स्टूडेंट की ऑब्लिगेशन बिल्कुल भी नहीं थी मेरा वॉलेट ढूंढना, है ना बेटा, एग्री कर रहे हो मेरे साथ? बट स्टूडेंट केप्ट इट। पहली बात सर, उसने क्या करा यहाँ पे, खुद से जो है ऑब्लिगेशन यहाँ पे उसने परफॉर्म करा। इट वाज नॉट द ऑब्लिगेशन ऑफ, बट स्टूडेंट केप्ट इट। स्टूडेंट ने क्या किया, उसको केप्ट कर लिया, जिसकी वजह से उसको क्या हो गया? अनजस्ट बेनिफिट, अनजस्ट बेनिफिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। हेयर नो ऑब्लिगेशन एंड राइट्स क्रिएटेड बाय पार्टी। सर यहाँ पे ऑब्लिगेशन, क्या ऑब्लिगेशन यहाँ पे? पार्टीज के बिहेवियर की वजह से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे सर स्टूडेंट की ऑब्लिगेशन क्या है सर? स्टूडेंट की ऑब्लिगेशन क्या है? सर का वॉलेट वापस करना। और अश्विन सर की, अश्विन सर का राइट क्या है? वो वॉलेट रिसीव करना। तो जरा नीचे पढ़िएगा, where parties never intended to create a contract, but the same is created by law, such a contract is called as quasi contract. जरा सुनिएगा, the purpose of quasi contract is to prevent unjust enrichment or unjust benefit, that is no one should grow rich out of another person's loss. मेरे लॉस की वजह से स्टूडेंट क्या हो रहा था? रिच हो। According to section 1, पढ़ाऊंगा आगे चल के, of Indian Contract Act, it is the obligation of finder of lost goods, it is the duty। हाँ जी भाई, अब ऑब्लिगेशन क्या पार्टीज की बिहेवियर ने बनाई? नहीं, किसने बनाई? लॉ ने बनाई। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू हैंड ओवर द सेम टू द ट्रू। समझ आई कहानी कि नहीं आई? अब ये टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है, ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, इसको छोड़िए अभी। 8 पेजेस मैंने इसके भी आप लोग क्या कर दिए? खत्म करवा दिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो कॉसी कॉन्ट्रैक्ट है सर, वो पार्टीज के कंडक्ट की वजह से नहीं बना, वो लॉ की वजह से बनाया गया। और क्यों बनाया गया? कि लॉ चाहता है किसी को भी अनजस्ट बेनिफिट, अनड्यू बेनिफिट ना। एम आई क्लियर? बातें समझ आ गई? सारी लैंग्वेज मिल गई आप बच्चों को? इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी चीजें हम जो है वो कल देखेंगे। थोड़ी देर की आपकी 1 घंटा मुझे चाहिए, बाकी मैं आप लोग चाहता हूँ कि आप बच्चे कल फ्री ही रहे, ठीक है। 1 घंटा मैं आप बच्चों को लूंगा, सब ऑनलाइन मेरे साथ जुड़िए, ठीक है। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा, ओके, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।